हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्रम कल्याण प्रावधान के बारे में जो कारखाना अधिनियम में दिए गए हैं। सबसे पहले हम श्रम कल्याण का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। श्रम कल्याण से तात्पर्य श्रमिकों के कल्याण के लिए सेवा योजकों द्वारा कारखाने के अंदर एवं बाहर की जाने वाली उन क्रियाओं और सुविधाओं से है जो श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध कराती हैं तथा उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ाती है। यानी श्रम कल्याण से हमारा जो मतलब है वो उन फैसिलिटीज़ और उन एक्टिविटीज़ से है जो कि कारखाने के अंदर और बाहर यानी इनसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज़ और आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज़ जिनके कारण श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएं मिलती है, यानी उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि उनकी एफिशिएंसी और उनकी मोरल को इंक्रीज़ करती हैं। और ऐसा करके न केवल एक लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है बल्कि जो होल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसिलिटीज़ और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में अच्छी आवास सुविधा यानी गुड रेजिडेंस फैसिलिटी, चिकित्सा यानी मेडिकल फैसिलिटी, शिक्षा सुविधा यानी एजुकेशन फैसिलिटी, अच्छे कैंटीन यानी गुड कैंटीन फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट है, रेस्ट है, शिशुगृह यानी क्रैचेस है और खेल कूद आदि की सुविधाओं को शामिल किया जाता है। कहने को तो बहुत छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज़ से श्रमिक शारीरिक और मानसिक यानी फिजिकली और मेंटली वो हेल्दी बनता है और अपने पूर्ण मनोबल के साथ अपने होल मोरल के साथ वो वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ इसके बारे में अपनी क्या राय रखता है या उसने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है, अब उसके बारे में बात करेंगे। वर्कर्स वेलफेयर शुड बी अंडरस्टूड एज मीटिंग सच सर्विसेज यानी सेवाएं, फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं एंड एमेनिटीज़ विच मे बी एस्टैब्लिश्ड इन और इन द विसिनिटी ऑफ undertaking to enable the person employed in them to perform their work in healthy congenial surrounding and provided with amenities conducive or good health and high morale। यानी श्रम कल्याण का अर्थ ऐसी सुविधाओं और सेवाओं से यानी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ से लिया जाता है जो किसी संस्था में या उसके आसपास में स्थापित की गई हैं, यानी जो उसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें या उसके बाहर वो स्थापित की गई है या उन्हें प्रोवाइड की गई है ताकि उस संस्था में नियोजित व्यक्ति यानी जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वह शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में अपना काम कर सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीसफुल एनवायरनमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द आवर लेबर्स तथा अपने स्वास्थ्य और मनोबल को ऊंचा उठाने की सुविधाओं का वो लाभ ले सके। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उन सुविधाओं के बारे में बात करता है जो किसी लेबर को उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में या उसके बाहर मिलती है जो कि उसे शांतिपूर्ण वातावरण में पीसफुल एनवायरनमेंट में कार्य करने की सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं और ये सुविधाएं अल्टीमेटली उसके मनोबल को इम्प्रूव करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेबर वेलफेयर प्रोविज़न कौन कौन से हैं जो कि हमारे कारखाना अधिनियम में दिए गए हैं। तो कारखाना अधिनियम में लेबर वेलफेयर प्रोविजंस यानी श्रम कल्याण प्रावधान सेक्शन 42-50 दिए गए हैं। धारा 42 से 50 में श्रमिकों के कल्याण के संबंध में जो भी लेबर वेलफेयर प्रोविजंस हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले नहाने धोने की सुविधा, वॉशिंग फैसिलिटीज़ अंडर सेक्शन 42। नहाने और धोने की सुविधा वहाँ उन कारखानों में होनी ज़रूरी है जहाँ लेबर आने के बाद में जिन कपड़ों को पहनकर वो आता है वह उनको पहनकर काम नहीं कर पाता है, तो जो घर से कपड़े वो पहनकर आता है उनको वो चेंज करता है और जो उसे प्रोवाइड ड्रेस होती है या यूनिफॉर्म होती है उसको पहन करके वहाँ वो काम करता है। और इसके साथ साथ वहाँ घर जाने से पहले
वह उसे नहाने और धोने की ज़रूरत होती है, वह उस कंडीशन में घर वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग इस तरीके की होती है कि वह उस कंडीशन में वापस नहीं जा सकता है। इसलिए नहाने और धोने की सुविधा उसे होनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, वस्त्र रखने और सुखाने की सुविधा, फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। यदि वह नहाने और धोने की सुविधा का इस्तेमाल करता है, यदि वो कारखाने में आने के बाद में दूसरी यूनिफॉर्म चेंज करता है, तो जो कपड़े वो पहनकर आता है उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जाने से पहले नहाने के बाद में जिन कपड़ों को वो धोएगा और सुखाने की उसे ज़रूरत है, तो ड्राइंग फैसिलिटी भी उसे मिलनी ज़रूरी है अंडर सेक्शन 43। नेक्स्ट, बैठने की सुविधा, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग। बैठने की सुविधा के बारे में ये कहा गया है, या धारा 44 हमें ये कहती है कि जहाँ काम का नेचर इस तरीके का है या वर्किंग इस तरह की है कि लेबर को पूरे टाइम जब तक वो वहाँ रहता है उसे खड़े ही रहना है, तो उसे बैठने की सुविधा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूरे टाइम जब खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे बैठने की सुविधा का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राथमिक उपचार के उपकरण, सेक्शन 45, फर्स्ट एड अप्लायंसेस। तो प्रत्येक कारखाने में फर्स्ट एड अप्लायंसेस की व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो कारखाना है, यदि हम अपनी आम लाइफ की भी बात करें तो हमारे घरों में भी फर्स्ट एड की व्यवस्था, हम छोटी मोटी व्यवस्था हम रखते हैं, तो कारखाने में भी इस तरह की व्यवस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए जो अप्रोचेबल होती है, जहाँ सब लेबर्स को उसके बारे में पता होता है, और जैसे ही कोई घटना घटती है या जैसे ही श्रमिक चोटग्रस्त होता है, वो तुरंत वहाँ जाए और वहाँ से उस सुविधा का लाभ वो ले सकता है। इसी तरह से फर्स्ट एड जो अप्लायंसेज हैं उसमें कुछ वस्तुओं का अनिवार्य रूप से होना ज़रूरी है जो अमूमन काम में आती हैं। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि जहाँ पर निर्धारित संख्या से कम श्रमिक ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, यानी 500 से अधिक श्रमिक जिस कारखाने में या जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम की या मेडिकल रूम की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और वहाँ पर एक नर्स या डॉक्टर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि दुर्घटना के समय तुरंत श्रमिक को फर्स्ट एड मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 5, जलपान गृह, कैंटीन फैसिलिटी अंडर सेक्शन 46। तो जलपान की सुविधा के बारे में ये कहा गया है कि यदि किसी कारखाना में 250 से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, यानी जहाँ लेबर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ लेबर्स 250 से ज़्यादा है, तो वहाँ कारखाने में श्रमिकों के उपयोग के लिए एक जलपान गृह की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और उस जलपान गृह का आकार, बनावट, फर्नीचर आदि का प्रमाप भी निर्धारित होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा तय किया गया है वो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जलपान गृह के प्रबंध में श्रमिकों के का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, और जो खाद्य सामग्री की कीमतें हैं वो भी निर्धारित होनी ज़रूरी है। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कैंटीन आपने मज़दूरों के लिए खुलवाया है या जिसकी व्यवस्था आपने की है, वहाँ कीमत बहुत ही ज़्यादा उनसे वसूल की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कहता है आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष एवं भोजन कक्ष, शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम अंडर सेक्शन 47। तो ये कहता है यदि किसी कारखाने में 150 या अधिक लेबर काम करते हैं, तो ऐसे कारखाने में विश्राम कक्ष, भोजन कक्ष यानी रेस्ट रूम और लंच रूम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि इन स्थानों पर पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई भी पर्सन रेस्ट करता है या लंच लेता है तो उसे पानी की भी आवश्यकता होती है, और वो पानी की फैसिलिटी भी वहाँ पर होनी ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि कोई भी लेबर अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ जिस सीट पर बैठकर वो काम करता है, जिस मशीन के साथ वो काम करता है, वहाँ पर बैठ करके वो खाना नहीं खाएगा। इसके लिए स्पेशली निषेध होना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ ऐसे शेल्टर्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, लंच रूम्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट की और प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था भी
होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिशु गृह यानी क्रैचेस अंडर सेक्शन 48। शिशु गृह यानी जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाएं स्पेशली उन जगहों पर होनी ज़रूरी है जहाँ पर हमारी जो महिला वर्कर्स हैं वो काम करती हैं। तो कारखाने में शिशु गृह की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कक्ष की व्यवस्था हो। साथ ही ऐसा स्थान, ऐसा रूम या ऐसा कमरा प्रॉपर वेंटिलेशन वाला, प्रॉपर लाइट वाला और प्रॉपर उसमें जगह भी होनी चाहिए, यानी प्लेस की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी केयर के लिए एक केयर टेकर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 कहता है हमारा कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 49। तो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में अंडर सेक्शन 49 हमें ये बताता है कि जहाँ 500 से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति है, जहाँ 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होनी ही चाहिए। और ये कल्याण अधिकारी इनके कल्याण संबंधी प्रोविज़न की देख रेख करता है, श्रमिकों से समय समय पर बातचीत करता है, उनसे मिलता है, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी ये बताता है कि जो वेलफेयर प्रोविजंस किए गए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। लास्ट पॉइंट कहता है नियम बनाने का अधिकार, पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 50, कि जो भी कंसर्निंग गवर्नमेंट है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्रीय सरकार है, कारखाने पर जिसका होल्ड है या नियंत्रण है, उसे उपरोक्त जितने भी प्रोविज़न हमने पढ़े हैं, इन सब प्रोविज़न से कंसर्निंग नियम बनाने का अधिकार है, उनको संशोधित यानी अमेंडमेंट करने का अधिकार है। और साथ ही एग्जम्पशन का राइट भी उन्होंने अपने पास ही रखा है कि यदि किसी कारखाने में बेहतर वेलफेयर प्रोविजंस ऑलरेडी अप्लाइड हैं तो वहाँ पर वह उनको इन प्रावधानों से छूट भी प्रदान कर सकती हैं। तो ये सेक्शन 40 to 50 आपके लेबर वेलफेयर प्रोविजंस थे। ओके, थैंक्स।